पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ था। गांव दहशत के माहौल में सांसें ले रहा था। उस अनजान स्त्री का खौफ सबके मन मस्तिष्क में ऐसा गहरा बस गया कि खड़ी दोपहरी भी लोग घर को बंद करके रखते थे। सांझ होते ही जल्द से लोग अपने बच्चों सुला देते थे, जिससे गलती से भी बच्चों द्वारा दरवाजा न खुल जाए, जो किसी खूनी खेल का पर्याय न बने। आज देर रात सोहम अपनी दादी से जिद करने लगा, बताओ ना दादी, कौन है वो स्त्री और क्यों आती है गांव में, जिसकी बात भी करने से लोग डर जाते हैं। माँ पिताजी को आपने क्यों नानी के घर भेज दिया, बताओ ना दादी। सो जा अभी बेटे, रात बहुत हो चुकी है, कल बताऊंगी, दादी ने सोहम की बात को टालते हुए कहा। नहीं दादी, आज तो मैं जानकर ही रहूंगा, आप रोज ऐसे ही बात को टाल जाती हो। 10 वर्षीय सोहम भी जिद पर अड़ गया। उसकी जिद के आगे दादी को झुकना ही पड़ा। अच्छा ठीक है, बताती हूँ, लेकिन वादा कर कि डरेगा बिल्कुल भी नहीं। हाँ दादी, बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, मेरा बहादुर बच्चा। तो सुन, पिछले कुछ महीनों से गांव में हर रोज आधी रात को जिस घर में युवा पुरुष होते हैं, उन्हें एक स्त्री उसके नाम से पुकारती है, और यदि दरवाजा खोल दिया तो अगले 12 घंटे में उसकी मृत्यु हो जाती है। बेटा, जिंदगी है तो सब कुछ है, इसीलिए तेरे माँ बाबा को भी तेरी नानी के यहाँ भेज दिया। तेरा तो स्कूल है ना, इसलिए तुझे यहाँ रख लिया, नहीं तो। लेकिन दादी, वो स्त्री कौन है और क्या चाहती है? वो कौन है और कहाँ से आई है? किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ, उसकी आहट से घनी चूड़ियों और पाजेब की आवाज़ आती है। जब भी वह किसी के घर आवाज़ लगाती है तो अमुक व्यक्ति के नाम के साथ आओ प्रियतम भी बुलाती है, जिससे ये तो पता लगता है कि वो अपने पति या फिर प्रेमी को ढूंढती रहती। लेकिन दादी, फिर वो मार क्यों डालती है? अब उसकी तो वो चुड़ैल ही जाने। अच्छा, अब बस भी कर और सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। आज सोहम को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। आधी रात ढल गई थी। उसे बार बार चुड़ैल का ध्यान आ रहा था। उसे चुड़ैल को देखने की और उसके बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा हो रही थी। उसने एक बार घर की खिड़की से झांक कर देखा भी। मोहल्ले में चारों तरफ सन्नाटा था। सबके घर के खिड़की दरवाजे बंद थे। तभी सामने की गली से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। दूर खेतों से सियार की भी डरावनी हुंकारी सोहम को विचलित कर रही थी। तभी इन खूंखार आवाज और अंधेरे के शांत सन्नाटे के मध्य मधुर पायल की झनक आने लगी। सोहम ने फट से खिड़की बंद कर दी, फिर भी उसका बाल मन उसे खिड़की के दराज से झांकने से रोक न सका। वो पहले एक छाया सी उभरती हुई लहराती सीधा जाकर सामने फौजी चाचा कुलदीप, जो कि अभी कल ही 1 महीने की छुट्टी पर आए हुए थे, उनके दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है। उसने खूनी लाल रंग की साड़ी और लंबा घूंघट डाला हुआ था। पल्लू के नीचे से दिखती कमर तक लहराती काली नागिन जैसी छोटी मोंगरे के गजरे से सजी हुई थी। लाल चूड़ियों और लाल मेहंदी से सजी कलाई से दरवाजे पर खटखटाती है। अंदर से चाचा की नशीली सी आवाज आती है। शायद उन्होंने चढ़ा रखी थी, जो भी है कल आना, मैं अभी व्यस्त हूँ। वो आगे बिना कुछ बोले ही वह वापस चली गई। छम 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 जाते हुए अचानक रुक जाती है। दीपेश काका के घर की खिड़की का एक पल्ला शायद हवा से खुल गया था। वह वहीं जाकर खड़ी हो जाती है, अंदर झांकते हुए बड़ी मीठी आवाज में, दीपेश, आओ प्रियतम। तुम्ही तो मेरी अपनी दोनों कलाइयों को वह खिड़की के भीतर घुसाने लगती है। दीपेश काका के घर चोर का हल्ला सुनाई दिया और जबरदस्ती जैसे तैसे उस खिड़की को बंद कर दिया गया। वो चुड़ैल कमर मटकाती नाचते हुए वापस जाने लगी। एक बार मुड़कर उसने सोहम की खिड़की की तरफ देखा और अपने लंबे होते हाथ सोहम की तरफ बढ़ाने लगी। सोहम सहम कर बेहोश हो गया। सुबह हुई, चारों तरफ खसर फुसर होने लगी कि कल चुड़ैल दीपेश के घर की खिड़की में खड़ी थी। जाने अब क्या होगा। इधर दिन दुनिया से बेखबर सोहम की दादी का रो रो कर बुरा हाल था कि सोहम सुबह खिड़की के पास बेहोश मिला, तब से ये एक बार भी आंखें नहीं खोल रहा है। बड़ी देर बाद उसने आंखें खोली भी तो यही बोलता गई, क्या चुड़ैल, उसको बोलो कल आए, और फिर बेहोश हो जाता। इधर अचानक दीपेश के घर भी जोर का रोना पीटना शुरू हो गया। घर के वरांडे में दीपेश का लहूलुहान शव पड़ा हुआ था। इस शोर शराबे में सोहम भी उठकर बैठ गया। दीपेश के घर के बाहर एक बड़े से नीम पेड़ के नीचे गांव के सभी पुरुष वर्ग सर पे हाथ रखकर बैठे थे। सभी को दीपेश के शव पर शोक कम चिंता अधिक थी कि यदि ऐसा चलता रहा तो गांव तो पुरुष विहीन हो जाएगा, इसका कुछ तो विकल्प होगा। सब इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे कि सोहम सबके बीच बैठे कुलदीप के बगल जाकर बैठ गया। उसकी दादी भी उसके पीछे भागी चली आ रही थी। दादी सोहम को घर चलने को कहती है, ये सोचकर कि अभी ये सब देखेगा तो जाने क्या बीतेगी इस पर, लेकिन सोहम किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं था। दादी उसे जबरन ले जाती है तो वो कुलदीप का हाथ खींचते हुए, चाचा मैंने कल उसे देखता, वो आपके घर भी आई थी, आपने गुस्से में बोला कि जो भी है कल आना,
तो वो चली गई और दीपेश चाचा की खिड़की के पास जाकर रुक गई। उसने लाल साड़ी भी पहनी थी। उसकी बातें पूरी भी ना हुई कि उसकी दादी उसे खींचते सबसे माफ़ी मांगते हुए घर ले गई कि बच्चा है कुछ भी बोल रहा। तभी कुलदीप का माथा ठनका कि कल तो उसने थोड़ी सी ले रखी थी और नशे में सच में ही ऐसा कुछ बोला था। दिमाग की बत्ती जलाते हुए उसने सबके समक्ष अपनी बात रखी कि सोहम की बात पर गौर करें तो कल आना। कहने पर वो बिना कुछ बोले ही लौट जाती है। वो लाल साड़ी भी पहनती है। यदि सब अपने दरवाजे पर लाल गेरू से कल आना लिख लें तो शायद वो ना आए। उसकी हाँ में बड़े बुजुर्गों ने भी हाँ मिला। हाँ बिल्कुल करते हैं, एक बार करके देखने में क्या हर्ज है, आखिर इसमें किसी का कुछ जा भी तो नहीं रहा है। सभी ने अपने घरों के दरवाजे पर गेरू से कल आना लिख लिया। उस रात भी अंधेरे के पूरे गांव में कब्जा जमाने के बाद पुनः चुड़ैल का आगमन हुआ। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुत्ते और सियार की विभक्त स्वरों की प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी थी। सब अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। तभी छम छम की आवाज ने सबके दिलों की धड़कनें रोक दी। लेकिन ये क्या, वो छम छम हर दरवाजे पर जाकर बिना कुछ प्रतिक्रिया के वापस हो जाती। नाम लिखने की युक्ति काम कर गई। अब जाकर गांव वालों को चैन मिला, लेकिन ये खुशी भी क्षणिक निकली। अब उस चुड़ैल ने तरीका बदल दिया। अब वह दिन दोपहर लोगों को निश्चित समय पर आवाज लगाती थी। जिसने पलट कर देखा वो जान से गया। जीतम के साथ भी तो यही हुआ था। खड़ी दोपहरी खेतों में काम करने गया था। थक कर कुएं की जगत पर जा बैठा। तभी उसे लगा कोई तो है जो उसके पीछे खड़ा है। होगी कोई खेती किसानी वास्ते आई होगी, सोचकर उसे नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर से खन खन की आवाज आती है, साथ ही बड़े प्यारे स्वर में, जीतम ओ जीतम आओ आओ मेरे प्रियतम। जीतम पलट के देखता है तो हक्का पक्का रह जाता है। लाल साड़ी का लंबा घूंघट, मेहंदी लगे हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। वहां से चीखता हुआ भागता है। अरे वो फिर आ गई, कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ। अचानक जीतम की चीख शांत हो जाती है। जिन जिन लोगों ने उसकी चीख सुनी थी सब उसे देखने के भागते हैं। कुएं से कुछ दूरी पर जंगल की तरफ वह निडाल अवस्था में मिला। उसके शरीर को जगह जगह से किसी कपड़े की तरह चीड़ फाड़ दिया गया था। आसपास बिखरा खून लग रहा था, जैसे खून की होली खेली गई हो उसके साथ। गांव वाले अब पहले से भी अधिक दहशत में थे। अब तो दिन दहाड़े कोई अपने काम को भी नहीं निकलता था। यदि कोई निकलता भी तो किसी भी आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। इधर सोहम की दादी को सोहम का रवैया कुछ बदला सा लगने लगा। वह स्कूल से भी देर से वापस आता और डब्बे में खूब सारा खाना भी भर के ले जाता। उसके दोस्तों का भी कहना था कि अब वह स्कूल भी अकेले ही आता जाता है। दादी के पूछने पर हमेशा टाल जाता। आज दादी ने उसका पीछा की, आखिर इतना खाना जाता कहाँ है भला। दादी चुपके से उसका पीछा करती है। सोहम स्कूल के रास्ते से मुड़कर छोटी पगडंडी की तरफ बढ़ने लगा। दादी भी दबे पांव पीछा करती गई। सोहम एक बड़े से बरगद के पास रुकता है। बड़ी चौकन्नी नजर से उसने चारों तरफ का मुआयना किया और फिर बरगद की खो में घुस गया। दादी की हृदय गति बढ़ चुकी थी। किसी अनहोनी के भय से आंखें छलक आईं। वो डरते हुए बरगद की खो में झांकती है। वहां का दृश्य देखते ही दादी का कलेजा मुंह को आ गया। सोहम के निकट मैली सी धोती पहने एक नवयुवती लेटी हुई थी, जो पीछे से ही दृश्य हो रही थी। उसने धोती से सर को ढंका हुआ था। उसके मैले कुपोषित हाथ दिख रहे थे, जिसे पकड़कर सोहम उसे खाने का डब्बा थमाने लगा। सुन पगली चुड़ैल, ले मैं तेरा खाना लाया हूं, उठ ले खा ले। डब्बा मैं बाद में ले जाऊंगा। सोम को देखते ही वो युवती खुशी से नाचने लगती है। हाथ में किसी पक्षी का पंख लेकर आ गीत गाने लगती है। इससे पहले कि सोहम उसे देखे दादी उसके पहले ही दम भरती हुई गांव को तरफ भागती है। हाँफते वो सबसे विनती करने लगी कि कृपा करके मेरे पोते को बचा लो, वो चुड़ैल उसे खा जाएगी। उसे देखने का दावा भी किया। इतना सुनना था कि गांव के सभी लोग लाठी डंडे के साथ दादी की बताई हुई दिशा में हल्ला मचाते भागने लगे। बिलखती हुई दादी ने सबको वाक्या कह सुनाया और साक्षात बरगद की खो में देखा तो सच में वो युवती पैर में सर घुसाए हिलती हुई उसे देखते ही सब एक ही राग में का स्वर निकाल रही थी। हे कौन है रे तू? अचानक सामने इतने लोगों को देख वह डर गई और जो भी हाथ आया फेंक कर मारते हुए चिल्लाने लगी। सामने खड़ी भीड़ ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी, जिससे उस युवती ने वहीं दम तोड़ दिया। जब सोहम को पता चला तो वो रोते हुए दादी से नाराज हो गया। दादी के समझाने पर उसने बताया, एक दिन वह स्कूल जा रहा था तो उसे कुछ कुत्ते दौड़ा रहे थे। वो भागकर मेरे पीछे छुप गई थी। मैंने उसे बचाते हुए बरगद की खो में बैठा दिया था। वो भूखी भी थी, मैंने उसे अपना डब्बा दे दिया। दादी मेरी पुस्तक में भी तो लिखा है असहायों की मदद करनी चाहिए, फिर आप लोगों ने क्यों उसको मार दिया? सोम सुबकियां लेने लगा। बेटा वो चुड़ैल थी, उसको न मारते तो वह सबको खा जाती। वो चुड़ैल नहीं थी, पगली थी, सोहम दादी को छिड़कते हुए बोला। जबकि गांव में तो खुशी का माहौल था कि सबने चुड़ैल को मार डाला और इतने दिनों की दहशत से अब जाकर मुक्ति मिली। फिर भी लोगों ने सतर्कता बनाए रखी।
वास्तव में अगले 2 सप्ताह तक न गांव न ही खेत खलिहान कहीं किसी को भी चुड़ैल नहीं दिखी। अब तो सब निश्चिंत हो गए। सबके दरवाजे से भी लगभग कल आना भी मिट चुका था। उनकी इसी निश्चिंतता के बीच मध्य रात्रि पुनः कुत्ते सियारों की सेना लेकर जब तक लोग समझ पाते कुलदीप के घर के बाहर दरवाजे पर चुड़ैल की दस्तक होती है। कुलदीप, आओ प्रियतम। कुलदीप बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोल देता है और सामने खड़ी चुड़ैल को देखकर चीखते हुए भड़ाक जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। चुड़ैल की छमछम भी गायब हो जाती है। सुबह पूरे गांव वालों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, जबकि जुबान पर एक ही प्रश्न था कि यदि ये अभी है तो बरगद वाली सभी लोग जल्द से जल्द गेरू से अपने घर के दरवाजे पर कल आना लिखना चाहते थे। लेकिन ज्यादा समझदारी और प्रसन्नता ने सबके घर से गेरू की सारी बत्तियां गायब कर दी थीं। चुड़ैल के आतंक से अब कोई हाट भी जाने को तैयार न था। उन सब के बीच कुलदीप आगे आता है और गेरू लेने हाट जाने को तैयार होता है। पहले ही उसकी सुरक्षा को लेकर सभी चिंतित थे, इसलिए कोई भी उसे भेजने को राजी नहीं था। फिर भी कुलदीप अपने फौजी होने की हेकड़ी दिखाते हुए हाट चला ही जाता है, जहां उसे गेरू की बट्टी के बजाय गीले गेरू का डब्बा मिलता है। जब वह गांव वापस आने लगा तभी सुनसान सड़क से अचानक किसी ने उसे वीराने में खींच लिया। सोहम जोर से चिल्लाया। सामने लाल साड़ी में चुड़ैल थी। मेहंदी सजे हाथों में लंबे नुकीले नाखूनों से उसने कुलदीप के शरीर पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वो प्रहार कम कुछ ढूंढ ज्यादा रही थी। कुलदीप पीड़ा से छटपटाने लगा। इसी छटपटाहट में उसके हाथ से गेरू का डब्बा छटक कर खुल गया। चुड़ैल पर गीले गेरू की छपक पड़ते ही वह खिकिया के तिल मिला उठी और कुलदीप को उसी अवस्था में छोड़कर भाग खड़ी हुई। कुलदीप सारा वृतांत गांव वालों के समक्ष रखता है। तब सबको उम्मीद की एक और किरण गीले गेरू का लेप दिख ही दिया। लेकिन कुलदीप के अनुसार आखिर कब तक हम गीले गेरू को लपेट कर घूमेंगे? इस तरह तो हम सारी उम्र सहज रह ही नहीं पाएंगे और हर समय अनजाने मृत्यु के भय में ही जीते रहेंगे। कभी तो इसका अंत होगा, कोई तो इसका विकल्प होगा। तभी सोहम की दादी ने एक सुझाव दिया। हालांकि सुझाव में खतरा अधिक था, फिर भी दादी के सुझाव का सभी ने स्वागत किया, जिसके तहत सबने अपने दरवाजे पर लिखा, कल आना मिटा दिया। सभी पुरुष वर्ग घर के भीतर सुरक्षित हो गए। जैसे ही रात गहराती है, इस बार छम 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 की आवाज में मिठास नहीं भयावहता थी। वह फिर की पहले से ही सतर्क महिलाओं ने हाथ में लिया भरा हुआ गेरू का डब्बा उसके ऊपर पलट दिया। कुलदीप के दरवाजे पर दस्तक देती है। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया ही था, वह दर्द से बिलबिलाती वहीं बैठ गई, किंतु उसकी ये पीड़ा भी क्षणिक थी। गेरू जैसे ही सूखा, वह पुनः चौतन्य हो उठी। सभी महिलाएं डरदादी ने हिम्मत दिखाते हुए उसके चारों तरफ गीले गेरू की गोलाकार रेखा खींच देती है। दादी की युक्ति काम कर गई। चुड़ैल जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश करती, गीले गेरू से डरकर फिर दुबक कर बैठ जाती। अब तो पूरा गांव उसे घेर कर खड़ा हो गया। गोले के भीतर बैठकर वह चिंघाड़ रही थी। अपने हाथों को मलती हुई वो सबको चेतावनी भी दे रही थी। उसके घूंघट से सफेद बड़े दांत झलक रहे थे, जिसे वह बराबर किटकिटाते हुए हुंकार भर रही थी, जिसे देख सबके पसीने छूट जा रहे थे। उसे कैद तो सबने कर लिया, लेकिन प्रश्न तो अब ये था कि कब तक। तभी दादी ने पूछा, क्यों री काहे दहशत फैलाई है? क्यों नहीं चैन से जीने देती हमें? चुड़ैल बराबर गुर्राए जा रही थी, मानो मौका मिलते ही वह सबको एक साथ निगल जाएगी। थर थर कांपने लगी। सोहम की हो हल्ला सुनकर सोहम भी आ गया और दादी के आंचल में छुप गया। दादी ने बहुत प्रयास किया कि वह घर के भीतर चला जाए, लेकिन वह नहीं माना और दादी से लिपट कर खड़ा रहा। तभी चुड़ैल की नज़र सोहम की तरफ जाती है। उसकी गुर्राहट, उसका गुस्सा अचानक ही शांत हो गया। उसने अपनी बाहें सोहम की तरफ फैला दी। सोहम सहम गया। तभी दादी खुड़कते हुए, ऐ चुड़ैल, क्या चाहिए तुझे? चुड़ैल अब नम्रता से, प्रियतम प्रियतम। कौन प्रियतम? बता तू कौन सा प्रियतम चाहिए? चुड़ैल पहले तो शांत होती है, फिर जोर से विलाप करती हुई, मेरा प्रियतम मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी। यहाँ नहीं है तेरा कोई प्रियतम, बता क्या व्यथा है तेरी? हम सब तेरी मदद करेंगे, लेकिन फिर तुझे यहाँ से जाना होगा। चली जाऊंगी, प्रियतम लौटा दो। पर खोया कहाँ है तेरा प्रियतम? दादी के इस प्रश्न से उसका विलाप तीव्र हो गया। फिर जो कुछ भी उसने कहा वह सुनकर सभी दंग रह गए। मेरा विवाह हुआ था, डोली आधे रास्ते ही पहुंची थी कि डाकुओं ने हमला कर दिया। मेरे प्रियतम ने बीच बचाव किया, उन सब ने उसे मार डाला। उसे बाकी लोग हमें छोड़कर वहां से भाग गए। मैं वहां से भागती जब मैं न्याय की गुहार लगाने मालिक के पास गई तो उन्होंने कल आना कहकर मुझे वापस भेज दिया। उसी अवस्था में मैंने सबसे मदद मांगी, लेकिन डाकुओं के भय से सबने मदद तो क्या, मेरे प्रियतम का शव भी नहीं उठवाया। और मैं सुहागिन आदि अधूरी इच्छाएं लेकर अपनी प्रियतम के पास शव पर मैं भी सांस रोक निष्प्राण हो गई। हम दोनों शरीर से मुक्त हो गए, लेकिन प्रेत योनि में जाकर फिर कैद हो गए, क्योंकि हमारे शव को अंतिम संस्कार न मिल सका था। उसे तो चील कौवे नोच कर खा गए थे, बाकी हड्डियों को कुत्ते और सियार
इधर उधर तीतर बितर कर दिए। फिर भी उस पेड़ पर हम दोनों एक साथ होने का सुख लेते हुए रहने लगे। एक दिन प्रियतम गलती से किसी राहगीर की शरीर में प्रवेश कर लिया, जिसे उस तांत्रिक ने कैद कर लिया और चाहकर भी मुझे उससे मिलने नहीं दिया, और तब से मैं उसी को ढूंढन रही हूँ। चुड़ैल की बात पूरी होते होते सुबह हो गई। उसे सबने आश्वासन दिया कि उसके प्रियतम को लौटा दिया जाएगा, बस वो अब कुछ अनर्थ न करे। उसके बताए हुए तांत्रिक को जब तक लाया गया, सुबह से दोपहर और फिर सांझ हो गई, तब तक चुड़ैल के चारों तरफ बराबर गीले गेरू का चक्र बनता रहा। जैसे ही उसने तांत्रिक को देखा, वो क्रोध से भड़क गई। जब तांत्रिक को सारा वृतांत पता चला तो उसने बताया कि ऐ दुष्टा, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अपनी भूल के चलते कितने निर्दोषों के प्राण हर लिए तूने, जबकि तेरे प्रियतम को हमने कैद नहीं मुक्त करवा दिया था। अब तक तो वह दूसरा जन्म भी ले चुका होगा। तांत्रिक अपने गले में पहने हुए घंटे घुंघरू को स्पर्श करता बुदबुदाने लगा, और मुझे उसके पुनर्जन्म की, उसके यहीं होने की बू आ रही है। तांत्रिक बात सुनकर अब हतप्रभ रह गए। तभी तांत्रिक अपने हाथ के लिए मोरपंखी के एक पंख को मंत्र से फूंककर हवा में उड़ा देता है। ये पंख जिसके वही सर पर जाकर रुकेगा, वही इसका प्रियतम होगा। अब तो सभी की खिड़की बंद गई थी कि कौन होगा वो, और किसे ले जाएगी चुड़ैल अपने साथ। तभी वह पंख उड़कर सोहम के सर पर मंडराते हुए स्थिर हो गया। चुड़ैल जोर से हंसने लगी। इस बीच परिधि के एक कोने से गेरू सूख चुका था। चुड़ैल उधर से ही हाथ बढ़ाकर सोहम को परिधि में खींच लेती है। सोहम स्तब्ध उस चुड़ैल को देखता है और मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ, मैं नहीं आना चाहता उस योनि में, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, और बेहोश हो जाता है। चुड़ैल सोहम का हाथ पकड़कर, तो फिर मुक्त कर दो मुझे प्रियतम, मुक्त कर दो, नहीं तो मैं ऐसे ही तुम्हें लेकर बैठी रहूंगी, कहती हुई विलाप करने लगी। तांत्रिक कुछ लोगों के साथ चुड़ैल के बताए हुए स्थान पर जाता है और अपनी सिद्धियों से उसकी अस्थियों को पहचान कर गांव वापस आता है। बेहोश सोहम के हाथ से मंत्र पढ़ते हुए तांत्रिक उन अस्थियों को गमकते हुए इत्र का छिड़काव कर अग्नि को समर्पित करवा देता है। गोले में बैठी चुड़ैल चीखती हुई लाख से पिघलती मिट्टी में मिल जाती है। इस बात को वर्षों गुजर गए गांव वाले आश्वस्त हो चुके थे कि अब उनका गांव सुरक्षित हो चुका है, जबकि पड़ोस गांव की झरिया कभी कभी चलती तो बिना किसी पायजेब के बिल्कुल वैसे ही आवाज करती। यदा कदा आज भी गांव के दरवाजे पर आधी रात किसी के पुकारने की आवाज आ ही जाती है। मुझे ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी मिली और मेरा बेटा बंटी मुझे कितने दिनों से बोल रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने जाना है। तो मैं अपनी पत्नी और बच्चे साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए। सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिन की छुट्टी और भी बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। चूंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी, तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम ही थे, क्योंकि बस भी थोड़ी बेकार थी, इसलिए शायद उसमें ज्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। संयम तो सो गया, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खजाड़ा बस में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार में भगाए चला जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर ना कोई घर दिख रहा था, और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार जरा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं उतना अच्छा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी का तभी एक तेज आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब सब सकपका गए को अचानक ये क्या हुआ।
इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टार्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे और के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें, क्या ना करें, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो, वहां रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहां कोई गांव हो, चलो सब वहां चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो तब सब वहां एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नजदीक पहुंचे तो हमें एक एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुरानी सराय है जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की कुंडी खटखटाई। तभी अचानक और फिर कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाजें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज सुनाई दी। वो चिल्लाकर चिल्लाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें सब ये कह कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हमने सबने वही किया जो चौधरी जी ने कहा था। एक आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जगे तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहां से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहां दो समाधियां बनी थीं, जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी, जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे। और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिर की मदद करने आती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों को कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहां से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहां कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहां से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने गंतव्य को रवाना हो गए। ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। आरती, यहां कौन आता है मेरे पीछे से? रजत मिश्रा ने कड़क आवाज में पूछा। कोई भी तो नहीं आता है रजत, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? उसकी पत्नी आरती ने लगभग सुबकते हुए कहा। तो क्या हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खराब है या मेरी आंखें? रजत ने दहाड़ते हुए कहा। आरती सिहर उठी। एक बार फिर वही हो गया था। वो घर में अकेली होती थी और जब उसका पति घर आकर सीसीटीवी की फुटेज खंगालता तो हमेशा किसी को उसके साथ पाता। पहली बार तो आरती बुरी तरह डर गई थी। क्या घर में कोई और भी रहता था, कोई भूत वगैरह जिसे वो नहीं देख पाती थी और कैमरा देख लेता था? वैसे भी उसे अक्सर घर में किसी के होने का आभास होता था, जैसे हर वक्त कोई पीछे खड़ा हो। कभी बहुत धीमी व्यंग्यात्मक हंसी भी सुनाई देती थी, पर दिखता कोई नहीं था। रजत का हाथ उठ चुका था। आरती दीवार से जा लगी। एक पल को जैसे उसकी सारी दुनिया ही घूम गई थी। यह पहली बार था जब रजत ने आरती के साथ ऐसा व्यवहार किया था। 1 साल पहले दोनों की लव मैरिज हुई थी और पिछले ही हफ्ते वे नए शहर में नए मकान में आकर रहने लगे थे। जब से वे इस घर में आए थे तब से उनमें झगड़े होने लगे थे।
जिसका कारण आरती को कभी समझ नहीं आया। कुछ दिन बीत गए। रजत हर दिन घर में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में एक नए आदमी को पाकर आरती पर हाथ उठाने लगा था। कभी कभी वह शराब पीकर भी आता और तब आरती को और भी ज्यादा सहन करना पड़ता। दुनिया के सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड से दुनिया का सबसे क्रूर पति बन चुका था रजत। बात बात पर आरती पर हाथ उठाता था। वक्त यूं ही बीत रहा था। आरती लाख कोशिशों के बावजूद भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रही थी। दोनों ने लव मैरिज की थी, तो किसी के घर वालों का भी साथ नहीं था जो उन्हें समझा पाता। एक दिन वह घर के कुछ सामान एवं सब्जियां लेने बाहर गई। जब वह वहां से लौट रही थी तो उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। तुम्हें पता है, अभी इस घर में जो मिश्राज आए हैं, अब उनके घर से भी बहुत दर्द भरी चीखों सुनाई देती हैं। शायद वह रजत भी अपनी पत्नी को बहुत मारता है। इस मकान के पिछले मालिक जोसेफ की तरह ही, एक महिला दूसरी महिला से बोली। यह सुनकर आरती शर्मिंदगी से वहां से लौट आई, मगर घर आकर भी उसके कानों में रहकर वे बातें गूंज रही थीं। उसने तय कर लिया था कि वह अगले ही दिन उस महिला के पास जाकर इस घर के बारे में पता करने की कोशिश करेगी। उसे लगने लगा था कि हो न हो, जो कुछ भी है इसी घर के कारण है। शाम होते ही रजत फिर शराब के नशे में धुत आया था। आते ही उसने सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखना शुरू किया और उस बार उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब उसने आरती को किसी अन्य व्यक्ति के साथ हॉल के सोफे पर ही, उसका मन वितृष्ण से भर उठा। वह गुस्से की आग में जल रहा था। शाम को आरती उसके सामने कम ही आती थी। वह उसके लिए खाना लेकर आई। रजत ने उसके हाथ से प्लेट लेकर एक तरफ फेंक दी और उसे बालों से पकड़कर सीसीटीवी फुटेज के सामने पटक दिया। सामने की स्क्रीन पर जो था, उससे ज्यादा आगे जो होने वाला था, वह सोच सोचकर आरती के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। पर यह हो क्या रहा था? ये सारे फुटेज, ये असली तो नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आरती ये जानती थी, पर कैसे अपने सनक के मारे पति को समझाती? वैसे भी वो तो वही मानता जो कि प्रत्यक्ष था। फिर उस पूरी रात कुछ कुछ देर के बाद थप्पड़, लात घूंसों की आवाजें और आरती की दर्द भरी चीखें और सिसकियां पूरे घर में सुनाई देती रहीं। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। अगली सुबह वह उठी यंत्रवत सी हर काम करने लगी। रजत ऑफिस जाते जाते भी उसे एक लात मारकर गया। वह अपने पैर के आगे मजबूत थी और किसी भी कीमत पर रजत से दूर नहीं होना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप सब सहन करती रहती। जब शाम को रजत आया तो उसके हाथ में डाइवोर्स पेपर्स थे, जिन्हें देखकर आरती धम्म से जमीन पर गिर पड़ी। रजत, मैं गलत नहीं हूं, मुझ पर भरोसा करो, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। आरती रजत के पैरों में पड़ गई, मगर जवाब मिली। वह दूर जा गिरी थी। बदले में उसे अपने सीने पर एक कठोर लात। सिर्फ एक हफ्ता है तुम्हारे पास, या तो अपनी मर्जी से इन पेपर्स पर साइन कर देना, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। कहकर रजत अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। अब आरती और शांत नहीं रह सकती थी। जिस रजत के थोड़े से प्यार के लिए वह हर रोज उसका जानवरों जैसा सुलूक बर्दाश्त कर रही थी, वह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। कहीं ना कहीं उसके मन में भी खटक रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है। उसने तय कर लिया, अब वह उस महिला से इस घर के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही रहेगी। हालांकि अपने चेहरे पर उभरे निशानों से उसे बेहद शर्म महसूस हो रही थी, मगर वह रजत को खोना नहीं चाहती थी। सो उसने शर्मिंदगी को न चुनकर रजत के साथ को चुन लिया। वह अपनी पड़ोसन उस महिला के घर पहुंची। उस देखते ही उस पड़ोसन महिला का मुंह खुला का खुला ही रह गया। हे भगवान, यह सब क्या है? वह शायद यह बोलना नहीं चाहती थी, मगर आरती के शरीर पर चोटों के निशान इतने ज्यादा थे कि अनायास ही यह वाक्य उस महिला के मुंह से निकल आया। जी, मैं मिसेज मिश्रा। एक दिन आप इस घर के पिछले मालिक जोसेफ के बारे में बात कर रही थीं। मैंने वह सुन था। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यह मकान उन्होंने क्यों बेच दिया? आरती ने सीधे अपना सवाल किया। मुझे माफ करना, मेरा इरादा आपको शर्मिंदा करना नहीं था, उस दिन भी नहीं। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। एनजीओ चलाती हूँ, हर रोज कई ऐसी महिलाओं को देखती हूँ, उन पर बहुत तरस आता है। उस दिन बस आप पर भी माफ कीजिएगा, उस महिला ने सकपकाते हुए कहा। फिर वह खुद ही आगे बोली।
उस मकान में पहले जोसेफ और एलेनोर रहते थे। जोसेफ का भी कुछ ऐसा ही हाल था। न जाने क्यों वह अपनी पत्नी को मारता पीटता था। यह सब सालों चलता रहा। एक दिन अचानक ही जोसेफ कहीं चला गया और काफी वक्त तक भी नहीं लौटा। तब एलेनोर ने यह घर बेच दिया और अपने बेटे के साथ सेक्टर 3 में एक घर लेकर रहने लगी। उस महिला ने पूरी बात बताई। क्या मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है? आरती ने कहा। हाँ, मैं अभी देती हूं, कहकर वह महिला एक कागज पर एड्रेस लिखने लगी और आरती को थमा दिया। आरती तुरंत उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। एक लगभग 35 वर्षीय महिला ने दरवाजा खोला। आरती को देखकर उसकी भी वही प्रतिक्रिया थी जो कि आरती की पड़ोसन की थी। ओह गॉड, आर यू ओके? उसने आरती से पूछा। यस, आई एम फाइन, कैन वी टॉक? आरती ने कहा। अगले ही मिनट वे दोनों एक कमरे में बैठी हुई थीं। आपके उस घर में कुछ अजीब है। पड़ोसी कहते हैं कि आपके पति जोसेफ की तरह ही मेरे पति रजत का व्यवहार होता जा रहा है। वे हर दिन मुझे मारते हैं, मुझ पर शक करते हैं। जोसेफ की तरह ही रजत का व्यवहार होना मात्र एक संयोग तो नहीं। उस घर में जाने से पहले रजत कभी भी ऐसे भी थे। आरती की आंखों में एक नामी देखी एलेनोर ने। जोसेफ वॉज अ नैरो माइंडेड पर्सन। बहुत छोटा सोच था उसका। मेरे को बात बात पर मारता। हर वो आदमी जिससे मैं बात करता, उससे उसको लगता मेरा कोई गलत रिश्ता है। उसने अपने शक के वजह से पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया, मेरा बाथरूम और बेडरूम तक में। मैं थक गया था, मगर कहाँ जाता, अपना कोई नहीं था मेरा। एक दिन जोसेफ कहीं जा रहा था मेरे से लड़कर। कुछ देर बाद फोन आया। ही वॉज डेड, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। उसके बाद मैं वो घर बेचकर कुछ पैसा कमाया और ये छोटा सा घर लेकर डेविड को पढ़ाता है। आपके पति ने मरने के बाद भी कभी आपको परेशान किया है? आरती ने डरते हुए पूछा। एलेनोर सिटपिटा गई। फिर आरती ने उसे सब बताया, वो सारी घटनाएं जो हकीकत में नहीं होती, पर कैमरा उन्हें रिकॉर्ड करता है। बस वो कैमरे जोसेफ ने लगवाए थे। हो सकता है जोसेफ का सोल उस घर में कैद हो और वो ये सब करवा रहा हो। कोई हस्बैंड अपना वाइफ को लव करे, ये उसका सोल को भी कैसे डाइजेस्ट होगा? एलेनोर ने कड़वाहट से कहा। आरती सब समझ गई। आरती अपने घर लौट आई। वह समझ गई थी कि जोसेफ की आत्मा उस घर में कैद थी, जो उसके और रजत के बीच भी वही झगड़े करवा रही थी जो उसके और एलेनोर के बीच होते थे। उसने एलेनोर की ओर अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग रजत को सुनाई, जिससे रजत को उस पर थोड़ा सा विश्वास हुआ। और ऐसा होते ही अचानक घर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे चिरचिर की आवाज निकालते हुए स्पार्क करने लगे। अब रजत को आरती पर यकीन हो गया था। वो समझ गया था कि सारी फसाद का जड़ वो सीसीटीवी कैमरा ही था। उसने उसे गले लगा लिया, मगर अभी वक्त नहीं था। सीसीटीवी कैमरे से जुड़ी स्क्रीन पर आवाजें आने लगीं। बहुत देर तक तो वो झिलमिलाती रही। फिर एक आकृति दिखाई दी। दोनों ने देखा, एक आदमी था। उसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था। वो चोटिल था। एक तरफ का पूरा गाल गायब था और दांतों की कतारें दिखाई दे रही थी। एक आंख भी गायब थी और जो दूसरी थी वो पूरी तरह सफेद थी। निसंदेह वही जोसेफ था जिसकी मौत एक्सीडेंट में हुई थी। दोनों पति पत्नी का डर से बुरा हाल था। जोसेफ उन्हें घूरता रहा। तभी उभरी एक भयंकर हंसी और वो दोनों सिहर उठे। मारो उसे, वो इसी लायक है। एक डरावनी आवाज उभरी और वो एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए और भय से कांपने लगे। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये औरतें इसी के लायक होती हैं। हमारा पूरा हक बनता है इन्हें मारने का, पीटने का, काबू में रखने का। मैं कहता हूं, मारो उसे। वो गुर्राया। रजत फटी आंखों से उसे देखता रहा। उसने आरती को अपने पीछे कर लिया। जोसेफ स्क्रीन में से निकल आया और रजत को उठाकर परे फेंक दिया। वो आरती को बेरहमी से पीटने लगा। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि रजत कुछ समझ ही भी पाया। आरती बुरी तरह से छटपटा रही थी। कैमरा तोड़ दो रजत, आत्मा घर में नहीं कैमरा में कैद है। यह कैमरा हॉन्टेड है। औरत ही बमुश्किल इतना बोल पाई। तब तक जोसेफ की आत्मा उसे बुरी तरह पीटे जा रही थी। मैं कभी एलेनोर के साथ खुश नहीं था, तो कोई और अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं होगा? जोसेफ दहाड़ता हुआ बोला। रजत कैमरा तोड़ने आगे बढ़ा ही था कि तभी जोसेफ की आत्मा रजत में प्रवेश कर गई। वो बुरी तरह लड़खड़ाया, फिर दांत पीसता हुआ आरती की तरफ बढ़ा। अब रजत औरती को मारने लगा।
अचानक एक भड़ाक की आवाज आई और एक एक कर ऐसी ही 5 आवाजें आईं। इन आवाजों के बाद अचानक रजत रुक गया। वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अपनी लगभग बंद होती आंखों से आरती ने देखा, सामने एलेनोर थी, जो सारे हॉन्टेड सीसीटीवी कैमरा तोड़ चुकी थी, जिससे जोसेफ चला गया था। आरती की आंखें बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद आरती और रजत ने वह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो यहां खत्म होती है आज की दूसरी कहानी। तो चलिए सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। वह लगभग दोपहर के 2 बजे का समय था। आसमान से धूप बिल्कुल गायब थी। चारों तरफ रात का अंधेरा छा चुका था। एक सुनसान रास्ते पर तेज आंधियां चल रही थीं, जिसके कारण वहां दोनों ओर लगे बबूल के पेड़ मानो कभी भी टूट जाने को तत्पर थे। इतने खराब मौसम में भी वह एक सुनसान किले की ओर बढ़ा जा रहा था। ढीले ढाले कुर्ता पजामा, एक गहरी नीली जैकेट और बड़े बाल, वह वेशभूषा से कोई लेखक जान पड़ता था। अगले ही पल वह उस किले के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। वह कुछ पल रुककर मानो फैसला कर रहा था कि अंदर जाए या नहीं। मैं अपनी जिंदगी से थक चुका हूं भाई। न कोई ढंग की नौकरी ही मिली, न छोकरी ही मिली। एक सपना था लेखक बनने का, वह भी पूरा नहीं हो पाया। जिस भी प्रकाशक के पास जाओ, वह कहानी को घटिया और कम डरावनी कहकर रिजेक्ट कर देता है। वरुण ने अपने दोस्त तेजस से कहा, देख भाई, तू ऐसे चिंता मत कर। तू लेखक बनना चाहता है ना? मैं तुझे एक ऐसे आदमी से मिलवाऊंगा जिसने न जाने कितने लोगों की मनचाही मुराद पूरी की है, तेजस ने कहा। और फिर उसने उसे एक जगह का एड्रेस देते हुए कहा, देख भाई, आदमी थोड़ा टेढ़ा है, मगर जो एक बार वहां पहुंच गया ना, भाई ये मान ले कि उसकी तो किस्मत ही खुल गई। मेरा एक कलीग भी वहां गया था। अरे मैं ही उसे लेकर उसके पास गया था, और देख, आज मैनेजर बना बैठा है। अंतिम वाक्य तेजस ने कड़वाहट के साथ कहा। ठीक है, मैं चलूंगा वहां उस आदमी के पास, वरुण ने दृढ़ता से कहा। और इसके बाद तेजस का दिया हुआ एड्रेस लेकर वह घर आ गया। अगले दिन वरुण सुबह जल्दी तैयार होकर अपने घर घर नहीं, सिर्फ मकान, उसका अपना कोई नहीं था, अपने मकान से जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया। और उसके बाद वह तेजस के बताए समय पर उसके पास पहुंचा, जहां से वे दोनों उस आदमी के पास जाने वाले थे। तेजस ड्राइव कर रहा था और वरुण उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। वह करीब रात के 9 बजे का समय था। लगभग 1 घंटा ड्राइव करने के बाद तेजस ने अपनी गाड़ी एक लगभग बर्बाद हो चुके चोल के सामने रोकी, जिसमें अंदर जाने पर एक जर्जर सा घर नजर आ रहा था, जिसकी ओर इशारा कर तेजस ने कहा, वहां रहता है वह। और फिर दोनों उस घर में अंदर जाते हैं। वहां जाकर देखा, एक बूढ़ा मरियाल सा आदमी एक पलंग पर बैठा हुआ था, जिसे देखकर वरुण ने मन ही मन सोचा कि भला यह क्या उसकी मदद करेगा, मगर वह तेजस की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था। चुपचाप उस मरियल से दिखने वाले आदमी को अपनी समस्या बताने ही जा रहा था कि तभी उसने अपनी अजीब नजरों से उसे घूरा और कहा, चिंता मत कर, तेरी समस्या का हाल है मेरे पास। लगातार 3 दिन तक शहर के बाहर बने उस किले में जाकर वहां भटकती रूहों को खुश कर, और वे तेरा मनचाहा काम कर देंगी। अब जा। इतना कहकर बूढ़े ने वापस आंखें बंद कर लीं। वरुण के कुछ समझ नहीं आया, मगर तेजस का इशारा पाकर वह बिना कुछ बोले ही उसके साथ उस कमरे से बाहर निकल आया। उस दिन के बाद से अलग दिन यानी कि आज वह उस भयानक किले के सामने खड़ा था, जिसके बारे में बहुत जानकारी करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि उस किले में जाना खतरे से खाली नहीं है। वह उस किले में अंदर जाने को आगे बढ़ा ही था कि तभी बाहर आती हुई आंधी और तेज हो गई, और उसके साथ साथ बारिश भी आ गई। वह डर रहा था, मगर उसे उस आदमी की कही बात याद आई और तुरंत ही अंदर चला गया। अंदर सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। उस पूरे किले में घोट सन्नाटा पसरा था, और चारों तरफ से झिगुरे की आवाजें आ रही थीं। चमगादड़ों का झुंड किले के दीवारों पर बैठा फड़फड़ा रहा था। वो जैसे ही अंदर जाने को हुआ, किसी ने उस पर झपटा मार दिया और वो डर से पीछे गिर गया। वह एक काली बिल्ली थी, जिसकी आंखें शैतानी चमक लिए थे। वह बिल्ली वहां से भाग गई और फिर किसी तरह संभल कर खड़ा हुआ, और डर के मारे उस किले में उस आदमी के बताए अनुसार कच्चा मांस रखकर तुरंत बाहर निकलकर आ गया। उसके बाहर आते ही उसे सुनाई दिया कि कोई छप्पर छप्पर करके मांस को खा रहा हो।
वह डरकर अपने घर वापस आ गया। रात तक वह आश्वस्त था कि बस 2 दिन और फिर उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वह पेन और डायरी लेकर लिखने बैठा ही था कि तभी उसका हाथ खुद ब खुद चलने लगा और उसकी डायरी पर जो लिखा था उस पढ़कर वह आश्चर्यचकित रह गया। कल फिर किले में मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अब यह क्या नई मुसीबत है? बड़बड़ाते हुए वह वापस कुछ लिखने लगा और इसके बाद उस रह रहकर किसी की खिलखिलाती हंसी और सहसा ही किसी के रोने की आवाज सुनाई दे जाती। अब उस खुद से ही चिढ़ हो रही थी कि आखिर वह उस किले में गया ही क्यों। उसकी पूरी रात करवट लेते ही गुजरी। जैसे ही वो सोने की कोशिश करता, कहीं किसी बर्तन के पटकने की आवाज सुनाई देती, तो कभी लगता उसके अलावा कोई और भी वहां पर है। कभी कभी तो उसके लगता कोई उसके ऊपर बैठा है और उसे देखकर हंस रहा है। उसने पूरी रात किसी तरह जगकर गुजारी। अगले दिन सुबह वह वापस उस किले में नहीं जाना चाहता था। रात भर उसके घर में जो रोने चीखने की आवाजें उसे सुनाई दी थीं, उसके बाद अब उसमें और शक्ति नहीं बची थी कि वह उस किले के भूत प्रेत का सामना कर पाए। मगर ख्वाहिशें जो न कराएं, वहीं थोड़ा हिम्मत करके वह वापस किले में जाने के लिए घर से निकल गया। और फिर वहीं बवंडर, आंधी तूफान, वरुण जब अंदर गया तो उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वरुण, अर रूपा। वरुण ने हकलाते हुए कहा, हाँ वरुण, मैं रूपा। और इतना कहने के बाद वही आवाज अब एक हंसी में बदल गई थी। वरुण डर गया, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वह किस रूपा का नाम ले रहा था और क्यों। और वह तो किसी रूपा को जानता ही नहीं था। फिर यह कौन है जिसका नाम अपने आप उसकी जबान पर आ गया था? वरुण किले में जहां खड़ा हुआ था, अपनी जगह पर जम सा गया था। अपनी जगह पर जम सा गया था। वह किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था। वह जानता था इस भयानक किले के आसपास भी कोई नहीं जाता था। अचानक ही उसे लगा कि वह आजाद हो चुका है उस अदृश्य बंधन से, और वह बदहवास सा भागता हुआ अपनी कार लेकर वापस अपने घर की ओर चला गया। घर आकर शाम तक सब ठीक रहा और उसके बाद फिर वही जोर जोर से रोने की आवाजें और घुंघरुओं का शोर उसके कान फोड़ने लगा। उस रात उसके घर के हर एक कोने पर किसी के रोने चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसका दम सा घुटने लगा था। बस, अब और नहीं झेल सकता मैं यह सब। मैं अब थक चुका हूं। बस एक मदद मांगी थी उस आदमी से और उसने मुझे भूतों के बीच उलझाकर रख दिया है। वह फुंफकारता हुआ बोला और अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर उस अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया था। वह किले से उसके साथ ही साथ लौट आती थी। वरुण अब थक कर वापस उस आदमी के पास जाना चाहता था और उस आत्मा से बचने का उपाय पूछना चाहता था, मगर फिर उसे अपना लेखक बनने का एकमात्र सपना टूटता नजर आया और उसने उस आदमी के पास जाने के ख्याल को ही खत्म कर दिया, यह सोचकर कि बस एक ही तो दिन बाकी है, उसके बाद तो सब ठीक हो ही जाएगा। रात भर उसके घर में कभी पानी बहने की आवाजें आती रहीं, तो कभी उसे लगता कि कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है, मगर कोई नजर नहीं आता। जैसे तैसे डरते संभलते सुबह हो गई और वरुण ने तय कर लिया था कि वह किले में जाएगा। आज आखिरी बार उस किले में जाऊंगा। बस अब मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो इसके बाद चाहे जो हो, मैं कभी उस वीरन किले की ओर देखूंगा भी नहीं, वरुण ने अपने आप से कहा। और वह मन मारकर किले की ओर बढ़ गया। उसने किले में एक कदम रखा ही था कि घना अंधेरा छा गया और कहीं दूर एक रोशनी की बिंदु चमक रही थी, ताकि कुछ समय बाद वरुण खुद अपने डर का साक्षी बन सके। आ ही गया तू वरुण, अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। तुझे मारकर अपनी मौत का बदला लेना है। अब मुझे, कहते हुए उस प्रेतनी ने वरुण को उठाकर किले की एक दीवार की ओर फेंक दिया। मेरे साथ ऐसा मत करो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वरुण ने डरते हुए पूछा। उसके सिर से काफी खून बहने लगा था। तूने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। वो तू ही था जो मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर इस किले में लाया था, और यहां लाकर छह मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, और जब तेरा मन भर गया तो तू मुझे बेहोशी की हालत में ही जिंदा मिट्टी में दफन कर गया। कहते कहते एक बेहद खूबसूरत लड़की वरुण की आंखों के सामने आई और अगले ही पल बेहद ही दयनीय हालत में थी। जगह जगह से फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल और चेहरे पर गहरा दर्द लिए। अब रूपा अपने असली रूप में वरुण के सामने थी और गुस्से से उसे घूरे जा रही थी।
उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और वरुण के सिर पर फेंकने ही वाली थी कि तभी वह मरियल बूढ़ा उन दोनों के बीच में आ गया, जिसे देखकर रूपा रुक गई। तुम ही राजेश हो, पिछले जन्म के राजेश। मैं उसी दिन तुम्हें पहचान गया था, मगर अपनी बहन को मुक्ति दिलाने के लिए ही तुम्हें यहां भेजा था। अब तुम एक अच्छी आत्मा हो, इसीलिए पुराना सब भूल जाओ। उस बूढ़े ने कहा और पलटकर जाने लगा। मगर बाबा, मेरी कहानी, मैं लेखक बनना चाहता हूं। वरुण को लगा जैसे वह ठगा गया हो, इसीलिए वह खींच उठा। यह कहानी क्या कम मायावी और डरावनी है, लिख देना इसे और फिर देखना तू आसमान चूमेगा। कहकर वह बूढ़ा चला गया और वरुण भी अपने घर आ गया। अब वह डर और भूत दोनों से वाकिफ था। 2 साल बाद वरुण का इंटरव्यू लिया जा रहा था। आखिर उसकी किताब चीखता वीरान किला पर आज एक फिल्म जो बनी थी। वरुण अब अपनी जिंदगी में बेहद खुश था, मगर आज भी किसी किले के पास जाने से पहले उसकी आत्मा कांप जाती है।